अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री के टेस्ट की डिस्कशन करने जा रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का टेस्ट हुआ था। जो फर्स्ट एमसीक्यूज था, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला रिप्रेजेंट्स अ पार्टिकल विद कंपोजिशन 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन एंड डी रिप्रेजेंट्स द ड्यूट्रियम। बच्चे कंडीशन क्या दी गई है कि हमने इनमें से वो पार्टिकल बताना है कि जिसमें एक प्रोटॉन हो, एक न्यूट्रॉन हो और दो हमारे पास इलेक्ट्रॉन। अब हम बच्चे बात करते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप के। तो हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। अब जब प्रोटियम की बात करें, एटॉमिक नंबर भी 1, एटॉमिक मास भी 1। ड्यूट्रियम एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 2। ट्रिटियम एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 3। अब बच्चे इनमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन की बात करें, कैसे निकालने, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना है। तो 1 - 1 0, मीन प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। ड्यूट्रियम के अंदर 2 - 1 1। ट्रिटियम के अंदर 3 - 1 2। तो ट्रिटियम के अंदर कितने न्यूट्रॉन हैं? 3। अब हमें न्यूट्रॉन बच्चे कितने चाहिए? 1, मीन प्रोटियम भी इसका आंसर नहीं होगा और ट्रिटियम भी इसका आंसर नहीं होगा। अब आ जाते हैं ड्यूट्रियम पे। अब ड्यूट्रियम के अंदर बच्चे एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक न्यूट्रॉन है, लेकिन हमारी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम बी ऑप्शन की बात करें तो बच्चे बी ऑप्शन क्या है? D-1। D-1 का मतलब क्या है कि ड्यूट्रियम ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन था, जब एक को एक्सेप्ट किया तो कितने हो गए बच्चे? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब ये जो D-1 है ये हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? D-1, कि इसमें एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट बच्चे हम सीक्वेंस की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन कंटेन एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मीन ये बच्चे हमने बताना है कि इसमें से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कैल्शियम की बात करें, बच्चे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। अब इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो पहले बच्चे आर्गॉन 18 इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएंगे और नेक्स्ट हमारे पास जो होंगे वो एस के अंदर कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। अब चूंकि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो एस वाले दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे बच्चे? वो ये रिमूव कर देगा। तो मीन अब इसके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट बच्चे जिंक की बात करें, जिंक का एटॉमिक नंबर हमारे पास बच्चे कितना होता है? 30 होता है। इसमें देखें ये आर्गॉन कितने हो गए? 18, 3D10 कितने हो गए बच्चे? 18 + 28 एंड 4s2, इसमें कितने हो गए? ये 30 पूरे होंगे। अब ये भी +2 है तो एस में से 2 को रिमूव कर दें तो अब बच्चे बाकी बचा 3D10, तो वो भी क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है, तो इसमें भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट बच्चे आते हैं कॉपर की बात करते हैं। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गॉन, यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन आ गए बच्चे। इसके जो 3D होता है उसमें भी कितने होते हैं? 10 होते हैं, लेकिन इसके 4s के अंदर क्या होता है? 1 होता है। हम ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन से ट्रांजिशन एलिमेंट वाले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। अब बच्चे अब इसने ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करनी है? +2। तो एक इलेक्ट्रॉन पहले रिमूव होगा एस में से और जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो डी में से रिमूव होगा, फिर क्या बच जाएगा? 3D9। और फिर इस 3D9 की जब हम इसको बच्चे ओपन करके लिखेंगे, डी जो सब शेल है उसके अंदर 5 ऑर्बिटल होंगे, जो 4 होंगे वो कम्प्लीटली फील्ड होंगे, लेकिन जो 5वां होगा वो हाफ फील्ड होगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। और यही हमारा ऑप्शन क्या है? करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, कि जो कॉपर +2 की फॉर्म में इसके अंदर एक अनपेयर्ड जो है वो अनपेयर्ड ऑर्बिटल वो अवेलेबल होगा। पोटेशियम की बात करें बच्चे, इसका 19 होता है एटॉमिक नंबर। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है बच्चे? आर्गॉन, और उस बाद इलेक्ट्रॉन एक एस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब ये +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट कर रहा है तो वो एस वाला रिमूव हो जाएगा, तो बाकी आर्गॉन है, कोई अनपेयर्ड अवेलेबल नहीं है। तो मीन हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कॉपर 2+, इस स्टेट में इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो अवेलेबल है। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए बच्चे फर्स्ट क्या है? साइज ऑफ 1s ऑर्बिटल इज स्मॉलर देन 2s। बिल्कुल बात ठीक, हमने कहा था जैसे जैसे प्रिंसिपल n की वैल्यू इंक्रीज होगी तो जो सब शेल होंगे बच्चे, ऑर्बिटल होंगे या सब शेल, उनका साइज भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज। बिल्कुल बात ठीक है। ऑल द 3p ऑर्बिटल आर डीजेनरेट। बिल्कुल बात ठीक है। अगर इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, सभी सब शेल के जो 3 ऑर्बिटल होते हैं px, py, pz, उन सब की एनर्जी क्या होती है? वो सेम होती है। डीजेनरेट मीन उनकी एनर्जी सेम है। बिल्कुल बात ठीक है। द m वैल्यू ऑफ p, बच्चे जो p ऑर्बिटल हैं उनकी 3 स्पेस ओरिएंटेशन होती है, तो उनकी m की वैल्यू भी कितनी होगी? 3 +1 0 -1। बिल्कुल बात ठीक है। लास्ट ऑप्शन की बात करें, इफ़ n = 3 देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ l। बच्चे n क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l हमारे पास क्या है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो जब बच्चे n का मतलब 3 मतलब कौन सा शेल है? तीसरा शेल है। मैंने बताया था जो शेल नंबर होगा उसमें उतने ही सब शेल होंगे। अगर वो थर्ड शेल है तो उसमें सब शेल भी कितने होंगे? 3 होंगे। कौन कौन से? एस, पी और डी, ये 3 सब शेल होंगे। अब इनके लिए एल की वैल्यू लिख लेते हैं। तो एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2। तो फिर यहाँ पर एल की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी? 0 1 2 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा? 1 2 3। मीन ये क्या है हमारे? ये रॉन्ग है। तो हमें ये पूछा गया था कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करनी है, तो मतलब जो डी है वो हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर फॉर 3D ऑर्बिटल। अब बच्चे यहाँ पर 3 मतलब क्या है? उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है?
3। अब डी की बात करें तो डी के लिए हमने एजीम्यूथल एल की वैल्यू फाइंड करनी है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। बच्चे एस के लिए कितनी होती है 0, पी के लिए 1 और डी के लिए कितनी होती है 2 होती है। मीन एन इज इक्वल टू 3 एंड डी इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 3 एंड एल इज इक्वल टू 2। मीन डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 2 और 3 लिखा हुआ है, एन की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। तुम्हारा यहाँ पर बच्चे कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनेगा? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट बनेगा कि जो एन की वैल्यू होगी वो हमारे पास बच्चे 3 होगी और जो एल की वैल्यू होगी वो हमारे पास 2 होगी। नेक्स्ट बच्चे एमसीक्यूज की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिलेट करेक्टली विद द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखिए फर्स्ट एमसीक्यूज क्या है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल इज़ गिवन बाई एन प्लस एल नोट। बिल्कुल बात ठीक है। हमने कहा था कि इनको सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं वो इन द इंक्रीजिंग, मतलब जो नंबर होगा ना एन प्लस एल का, जिसकी अगर एन प्लस एल की वैल्यू जिसके सबसे कम होगी उसको पहले फिल करेंगे, फिर एन प्लस एल की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी फिर उसको फिल करेंगे। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इनको फिल करते हैं। तो ये एन प्लस एल रूल के जरिए हम सब शेल को फिल करते हैं। बिल्कुल बात ठीक होगी। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डी जनरेट ऑर्बिटल इज गिवन बाय द हॉर्न्स रूल। हॉर्न ने भी मुझे ये कहा था हॉर्न्स रूल के अंदर कि अगर सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल अवेलेबल हो तो पहले हमने उनको हाफ फिल करना है, फिर हमने उनको कंप्लीटली फिल्ड करना है। ये बात भी ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज गिवन बाय द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये बात भी ठीक है। पॉली ने क्या कहा था कि एक ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए? वो अपोजिट होनी चाहिए। बिल्कुल बात ठीक है। लास्ट ऑप्शन की बात करें, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज गिवन बाय 2n। बच्चे ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का जो फार्मूला है वो क्या होता है 2n स्क्वायर। पहले शेल के अंदर 1, दूसरे के अंदर 8, तीसरे के अंदर 18 और चौथे के अंदर 32। तो मीन यहाँ पर 2n लिखा हुआ है। हमसे पूछा गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करनी है तो हम कौन सी चूज़ करेंगे? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। द इलेक्ट्रॉन शुड बी फील्ड इन एनर्जी सब शेल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी वैल्यू। बच्चे सब शेल की बात हो रही है तो हमारे पास ये कौन सा प्रिंसिपल होगा? ऑफ प्रिंसिपल की होगा, क्योंकि ऑफ प्रिंसिपल क्या कहता है कि सब शेल के अंदर जब हमने इलेक्ट्रॉन को फिल करना है तो कैसे फिल करेंगे? इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, कि जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी पहले उसको फिल करेंगे, फिर जिसकी एनर्जी ज़्यादा फिर उसको फिल करेंगे, फिर उसकी ज़्यादा उसको क्या करते जाएंगे? उसको फिल करते जाएंगे। पॉली की बात करें तो बच्चे पॉली को आपको बता दें कि इसने कहा था कि एक ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए? वो अपोजिट होनी चाहिए ताकि उसके सब क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम ना हो। हॉर्न्स रूल क्या कहता है कि अगर सेम एनर्जी वाले अवेलेबल हो, सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल अवेलेबल हो, पहले उनको हाफ फिल करना है। और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है कि बच्चे एट द सेम टाइम हम इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है उसकी पोजीशन उसको फाइंड नहीं कर सकते। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट बनेगा? ऑफ व प्रिंसिपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ द रेडिएशन। बच्चे में फार्मूले का पता है E इज इक्वल टू एच एफ। तो मीन एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन होता है कि जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। अब बात करें बच्चे स्पेक्ट्रम की बात करें तो हमने पहले याद रख लेना कि स्पेक्ट्रम हमारे पास बच्चे सबसे पहले यहाँ पर क्या आएंगे? रेडियो वेव। उसके बाद बच्चे हमारे पास आएंगी माइक्रोवेव, इंफ्रारेड रेडिएशन, उसके बाद बच्चे विजिबल, अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज और एंड पे गैमा रेज। अब इसमें जब मैं लेफ़्ट से राइट मूव करूँगा तो बच्चे इनकी वेवलेंथ डिक्रीज़ होगी लेकिन इनकी एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी और इनकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ होगी। तो इन ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा बच्चे फ्रीक्वेंसी किसकी है? एक्स रे की। उससे कम किसकी है? अल्ट्रा वायलेट की। उससे कम किसकी है? इंफ्रारेड की। और सबसे कम यहाँ पर किसकी होगी? वो रेडियो वेव की। मीन ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। हमसे डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना था ना, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी हुई? एक्स रे की। उससे कम अल्ट्रा वायलेट, उससे कम इंफ्रारेड और सबसे कम रेडियो वेव। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी इन द गिवन सबशेल। बच्चे आपको पता है एन प्लस एल रूल का, कि जिसकी एन प्लस एल की वैल्यू सबसे कम होगी उसको पहले फिल करना है, और फिर अगर 2 की वैल्यू अगर सेम आ जाती है तो पहले उसको फिल करेंगे जिसके लिए एन की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। यहाँ पर बच्चे देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनेगा। देखिए यहाँ पर हम बच्चे इसको फाइंड कर लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, पहले बच्चे क्या है? 3p। अब एन प्लस एल रूल लगाते हैं बच्चे। एन की वैल्यू नंबर कितनी है? 3 और p के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो आंसर क्या आ गया? 4। आगे आ जाए 4s। एन की वैल्यू कितनी हुई? 4 और s की वैल्यू की वैल्यू 0। फिर आंसर क्या आ गया? 4। अब आ जाए 3d। 3 प्लस d के लिए वैल्यू क्या आती है? 2। तो आंसर क्या आ गया? 5। आगे फिर आ जाए बच्चे 5 प्लस 0। तो आंसर क्या आ गया? 5 आ गया। मीन सबसे पहले हम किसको फिल करेंगे? 3p को। देखें बच्चे अब 3p की वैल्यू भी 4 आ रही है,
4s की वैल्यू भी 4 आ रही है, तो हमने कहा था पहले किसको फिल करना है, फिर अगर वैल्यू सेम आ रहा है जिसकी n की वैल्यू कम होगी, क्योंकि 3p की n की वैल्यू कम है तो इस वजह से पहले 3p को फिल करेंगे, फिर 4s को फिल करेंगे, फिर बचे 3d को करेंगे और उसके बाद एंड पे किसको फिल करेंगे 5s को करेंगे। अब देखें 3d और 5s इनकी वैल्यू भी सेम आ रही है, लेकिन चूँकि 3d का जो n की वैल्यू वो कम है तो पहले 3d को फिल करेंगे। तो मतलब इनकी एनर्जी सबसे कम किसकी हुई 3p, उससे ज़्यादा 4s, उससे ज़्यादा 3d और सबसे ज़्यादा 5s की। तो कौन सा ऑप्शन बच्चे करेक्ट बनेगा? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। What kind of atomic orbital must be available for the electron with the principal quantum number n is equal to 2? बच्चे देखें n is equal to 2 है तो कौन सा हमारे पास बच्चे शेल है, सेकंड शेल है। सेकंड शेल में कितने सब शेल होते हैं? 2 बच्चे। कौन कौन से? s और p। तो इन दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। पहला बच्चे क्या है? स्फेरिकल शेप्ड ऑर्बिटल। नहीं बच्चे, स्फेरिकल वो तो s की बात हो रही, तो p की भी पॉसिबिलिटी है ना, तो वहाँ डबल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकते हैं। आइदर एस आर पी शेप्ड ऑर्बिटल, तो यही बात हमारी बच्चे ठीक होगी कि यहाँ पर या एस ऑर्बिटल होगा या पी होगा। थर्ड की बात करें द ऑर्बिटल क्लोज टू द न्यूक्लियस, वो तो एस होगा, लेकिन यहाँ पे पी भी हो सकता है। और लास्ट की बात करें डम्बल शेप्ड ऑर्बिटल, वो तो पी की होती है, लेकिन यहाँ एस, मतलब दोनों पॉसिबिलिटी है ना, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आइदर एस आर पी शेप्ड ऑर्बिटल। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स आर प्रिंसिपल हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। अब बच्चे वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट हम किस रूल के थ्रू फाइंड कर सकते हैं? हॉर्न्स रूल। हॉर्न्स रूल ने क्या कहा था कि हम अगर सेम एनर्जी वाले अवेलेबल हो तो पहले हमने उनको क्या करना है बच्चे, उनको हमने हाफ फिल करना है। देखें ना, हम यहाँ पे एग्जांपल की बात करें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1s2 2s2, बाकी बच्चे बचेंगे 3 इलेक्ट्रॉन, तो px के अंदर कितना आएंगे? 1। py के अंदर कितने आएंगे? 1। pz के अंदर कितने आएंगे? 1। तो ये हमें कौन बता रहा है बच्चे? ये हॉर्न्स रूल बता रहा है। और हमें पता है बच्चे जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे, जितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल अवेलेबल होंगे, तो उतने वो बॉन्ड बनाएगा, उतनी उसकी वैलेंसी होगी। तो मीन वैलेंसी के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कौन देता है बच्चे? वो हॉर्न्स रूल देता है कि जितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल मौजूद होंगे उतनी ही उसकी वैलेंसी होगी। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी? 3। ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट बच्चे बात करें सब शेल विद n इज इक्वल टू 6 एंड l इज इक्वल टू 2। बच्चे l की बात, L2 की वैल्यू किसके लिए होती है? d के लिए। अब हमें पता है s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, p के अंदर 6, d के अंदर 10 और f के अंदर 14। अब चूँकि l की वैल्यू 2 है, d की बात हो रही है, d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कैथोड रेज अलाउ शो ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट दे कैन आयोनाइज गैस, बिल्कुल बात ठीक है। दे कैन नॉट पास थ्रू अ थिन मेटल फॉइल, बच्चे ये रॉन्ग है, ये थिन मेटल फॉइल में से पास कर सकती हैं। थर्ड की बात करें दे कैन कॉज केमिकल चेंज, बिल्कुल बात ठीक है। दे कास्ट शेडो ऑफ एन ओपेक, अगर गैर शफाफ इनके दरमियान इनके रास्ते में कोई बॉडी रख देंगे तो उसका ये साया बना देंगे, ये बात भी ठीक है। तो मीन यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी लिखी हुई है? बी ऑप्शन। और हमने इनकरेक्ट को ही हमने चूज़ करना था, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। दे कैन पास। पॉजिटिव रे शो ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नेगेटिव पोल, बिल्कुल बात ठीक, क्योंकि नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे ना, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज क्या होता है? वो पॉजिटिव होता है, ये बात भी ठीक है। दे हैव ग्रेटर चार्ज टू मैस रेशियो देन दैट ऑफ कैथोड रेज, बच्चे ये रॉन्ग स्टेटमेंट। देखें ना, चार्ज टू मैस रेशियो, जिसका मैस ज़्यादा होगा उसकी चार्ज टू मैस रेशियो कम होगी। अब चूँकि इन प्रोटॉन का जो मैस होता है वो इलेक्ट्रॉन की निस्बत ज़्यादा होता है, तो अगर प्रोटॉन का मैस ज़्यादा है तो उनकी चार्ज टू मैस रेशियो कैथोड रे की निस्बत कम होनी चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ग्रेटर। यहाँ पर क्या आना चाहिए था? लेसर आना चाहिए था। तो यही हमारा बच्चे करेक्ट ऑप्शन, हमें कहा गया था कि आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करनी है, और यही यहाँ पर इनकरेक्ट है। थर्ड की वजह से बात करें कि दे हैव ग्रेटर चार्ज टू मैस वैल्यू फॉर द हाइड्रोजन गैस, बिल्कुल बात ठीक, क्योंकि हाइड्रोजन का मैस सबसे कम होता है, तो इस वजह से उनकी चार्ज टू मैस रेशो जो हाइड्रोजन गैस के प्रोटॉन की होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। एंड दे प्रोड्यूस रेड फ्लोरेसेंस व्हेन स्ट्राइक विद द वॉल ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस डिस्चार्ज ट्यूब, ये बिल्कुल बात ठीक है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट कौन सा हुआ? बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, कि इनकी जो चार्ज टू मैस रेशो होती है वो एक्चुअली कैथोड रे की निस्बत कम होती है। क्यों? क्योंकि इनका मैस क्या होता है? वो ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ग्रेटर लिखा हुआ है। When 6d orbital is complete, the entering electron goes into the, बच्चे यहाँ पर आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। वैसे आपने वो याद किया होगा, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, उसको छोड़ें, अब यहाँ पर आ जाएँ S P D F। बच्चे इसमें से हमने देखें करना क्या है। ये हमारे पास सबसे जो हायर ऑर्बिटल है वो कौन सा बच्चे? सब शेल, वो F है। उससे मतलब जो लो है वो D है, उससे लो P है, और सबसे लो कौन सा होता है? S होता है। अगर यहाँ पर आ जाना, डायरेक्ट आपको फार्मूला बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी ना उसके अंदर 1 ऐड करना है। तो 6 के अंदर 1 ऐड करेंगे तो क्या आ गया? 7। मीन अब चारों के अंदर 7 है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाए,
अब बच्चे आगे क्या लिखा हुआ है, डी। अब डी के साथ कौन सा सब शेल लिखना है जो उस एनर्जी लेवल के अंदर कम होगा। तो डी से कम कौन सा एनर्जी लेवल वाला होता है, वो पी होता है। मैं यहाँ पर क्या लिख देंगे, 7p, और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आती तो फिर आप स्कूल पब्लिक स्कूल वाला मेथड यूज़ कर लें। ये शॉर्ट ट्रिक है, दोबारा बता रहा हूँ कि जो यहाँ पर नंबर लिखा, यहाँ पर 7 लिखा होगा, 6 लिखा हुआ है तो उसके अंदर एक ऐड करके 7 लिख देना है। और यहाँ पर जो सब शेल लिखा हुआ है उससे एक लो एनर्जी वाला लिखना है। डी लिखा हुआ है तो उससे लो वाला कौन सा था, पी। आंसर क्या आ जाएगा, 7p आ जाएगा। In order to understand the distribution of electron in the atom, which of the following must be known? An atomic orbital can have at least मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। बच्चे बिल्कुल बात ठीक है, ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल गिवन बाय द एन 2n स्क्वायर, बिल्कुल बात ठीक है कि 2n स्क्वायर से हम इलेक्ट्रॉन जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि एक शेल के अंदर कितने। तो यहाँ पर बच्चे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ ऑफ दिस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। विद द इंक्रीज ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द साइज ऑफ एस ऑर्बिटल, बच्चे वो इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एस जो एस ऑर्बिटल की जो साइज है वो भी क्या होता जाएगा, वो भी इंक्रीज होता जाएगा। All of the following statements about azimuthal quantum number are correct except azimuthal quantum number, first of all denoted by L, ठीक बात होगी। It is used to represent the subshell, बिल्कुल बात ठीक होगी। Its value depend upon 2n, बच्चे ये wrong statement है। और end वाली its value is related to the shape of subshell, बिल्कुल ये मैं बताता है ना कि S spherical है, P डम्बल है और जो D है वो सबसे जो F कम्प्लेक्स है। तो मीन फर्स्ट सेकंड और जो फोर्थ है ये स्टेटमेंट मतलब कि इसके रिलेटेड करेक्ट लिखी हुई है, लेकिन जो सी ऑप्शन है ये इनकरेक्ट लिखा। हमने इनकरेक्ट ही चूज़ करना था, तो कौन सा चूज़ करेंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट बच्चे एमसीक्यूज की बात करें। द लेटर्स एस पी डी एंड एफ आर यूज टू रिप्रेजेंट द विच क्वांटम नंबर। बच्चे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करें, उसको हम एन से डिनोट करते हैं और वो हमें शेल के बारे में बताता है, के एल एम एन के बारे में। एजीमुथल को बच्चे डिनोट करते हैं एल से, और ये हमें किसके बारे में बताता है, सब शेल के बारे में। और सब शेल को हम किससे डिनोट करते हैं, एस पी डी और एफ से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें, एम से बच्चे डिनोट करते हैं और ये हमें ऑर्बिटल की स्पेस ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। और लास्ट पे स्पिन क्वांटम नंबर लिखा होगा, और जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है बच्चे वो हमें उनकी मूवमेंट के बारे में बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज रोटेट करें या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें। अब एस पी डी एफ का बात किया गया था, क्योंकि वो सब शेल है तो हमें ये कौन बताता है बच्चे, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ पॉजिटिव रेज इज़ मैक्सिमम। जिसका देखिए चार्ज टू मास, तो जिसका मास सबसे कम होगा तो उनकी चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज़्यादा होगी। अब सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम में से बात करें तो सबसे मास कम किसका है, हाइड्रोजन का, तो इसकी चार्ज टू मास वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज़ 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बच्चे देख फाइंड कर लेते हैं। देखें ये सोडियम है, इसका अटॉमिक नंबर 11, इसका अटॉमिक मास कितना होता है 23। तो बच्चे चूँकि ये न्यूट्रल है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन कितने होंगे 11, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 11। न्यूट्रॉन मैंने कहा था कैसे फाइंड करना है, अटॉमिक मास में से अटॉमिक नंबर को माइनस कर देना। तो 23 में से 11 को निकालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। मीन इसमें कितने बच्चे 11 प्रोटॉन हैं, 12 न्यूट्रॉन हैं और 11 क्या हैं, इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 11, 12, 11. Which one of the following determine the position of an element in the periodic table? बच्चे केमिकल रिएक्टिविटी नहीं डिटरमाइन करती, फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी नहीं करती, प्रोटॉन नंबर, क्योंकि हम जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया वो किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग अटॉमिक नंबर, जिसको हम प्रोटॉन नंबर भी बोलते हैं। तो बच्चे उसकी बेस पर हमने उनको क्या किया हुआ है, उनको पोजीशन किया हुआ है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। What is the proton number of an element that has 4 unpaired electron? तो बच्चे हमने बताना है कि उसका प्रोटॉन नंबर इनमें से किसके पास अनपेयर्ड 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बच्चे पहली बात करते हैं 6 एटॉमिक नंबर, ये किसका होता है, कार्बन का। तो बच्चे 1s2, 2s2 और इसकी px के अंदर भी एक आएगा, py के अंदर भी एक आएगा। तो अनपेयर्ड कितने हो गए, इसके अंदर 2 हो गए। नाइट्रोजन की बच्चे बात करें, 14 नाइट्रोजन का होता है बच्चे, इसमें भी 1s2, 2s2, 2p6 कितने बच्चे हो गए हैं, 10 हो गए। और 1s2, 2s2, 2p6 और एंड पे क्या आ जाएगा 3s2, कितने बच्चे हो गए हैं 12। और इसके भी px में भी एक आएगा और py में भी एक आएगा। मतलब जो नाइट्रोजन है बच्चे, फिर जो नाइट्रोजन है इसके अंदर भी बच्चे ये सारी ये ठीक है, इसके अंदर बच्चे हमारे पास कितने आ जाएंगे, इसके पास भी अनपेयर्ड कितने आ रहे हैं, वो 2 आ रहे हैं। सॉरी ये जो 14 एटॉमिक नंबर है, सॉरी ये नाइट्रोजन का नहीं है, नाइट्रोजन का तो हमारे पास 7 होता है।
तो मतलब जो जिसका एटॉमिक नंबर 14 होगा उसके अंदर भी अनपेयर्ड कितने आ रहे हैं बच्चे, वो हमारे पास 2 आ रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें बच्चे 16 बात करें तो 16 जो एटॉमिक नंबर होता है ना, ये सल्फर का होता है। इसकी बात करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 6 2 8 10 12 12 और 4 16 16, इसके पूरे हो गए। अब 4 हैं पी के अंदर, तो बच्चे पी एक्स के अंदर फिर कितने होंगे 2, पी वाई के अंदर कितने होंगे 1 और पी जी के अंदर भी कितने होंगे 1। तो अनपेयर्ड कितने हैं, वो भी इसके अंदर कितने हैं, वो भी 2 हैं। अब आ रहते हैं बच्चे 26, ये आयरन का होता है। इसमें बच्चे देखें आर्गॉन 18 यहाँ पर पूरे हो जाएंगे, और उसके बाद 4s2 18 और 2 20, तो फिर 3d के अंदर कितने होंगे बच्चे, वो 6 होंगे। अब 3d की बात करते हैं। पहले इनको 3d के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं बच्चे, 5, 1 2 3 4 और 5। पहले इनको क्या करेंगे, हाफ फील्ड करेंगे। देखिए मैंने हाफ फील्ड कर लिया, 5 इलेक्ट्रॉन इधर यूज़ हो गए। अब जो छठा होगा वो पहले क्या कर देंगे, पेयर्ड कर देंगे। हॉर्न्स रूल में जो कहता था। तो अनपेयर्ड कितने हैं, 1 2 3 और 4। और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो आयरन होता है जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 26 होता है, इसके अंदर बच्चे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है बच्चे इसके अंदर हमारे पास जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये जो हमारे पास बच्चे हैं ना, ये 14 जो एटॉमिक नंबर हमारे पास है, ये आई थिंक आना है आपका सल्फ़र का, आई थिंक आना, सॉरी सिलिकॉन का आएगा। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास, वो 14 होता है। सिलिकॉन आएगा यहाँ पर। तो अब देखें मतलब कार्बन में कितने अनपेयर्ड थे, 2, सिलिकॉन में भी कितने थे, 2, और उसके बाद बच्चे सल्फर में भी कितने थे, 2, लेकिन आयरन में कितने हैं, 4। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट द ओरिएंटेशन। बच्चे ओरिएंटेशन के बारे में हमें कहाँ बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जो बच्चे हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो हमें बताता है सबशेल के बारे में। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल की स्पेस ओरिएंटेशन के बारे में। स्पिन क्वांटम नंबर उनकी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के बारे में। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल के बारे में बताता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हॉर्न्स रूल। इट इज़ अप्लाइड टू असाइन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, बिल्कुल बात ठीक है। इट इज़ यूजफुल टू डिटरमाइन द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। तो बच्चे बोथ ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट होगा। पहले मैंने बताया था कि चूँकि ये कहता है कि जो अगर अनपेयर्ड अगर सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल अवेलेबल हो तो पहले उनको हमने हाफ फील्ड करना है। जब उनको हाफ फील्ड करेंगे तो बच्चे जितने हाफ फील्ड होंगे उतनी ही वो वैलेंसी शो करेंगे। तो मतलब ये इसके जरिए हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिख सकते हैं, वैलेंसी भी फाइंड कर सकते हैं। तो बोथ ऑप्शन क्या है करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ नो पेयर्ड p इलेक्ट्रॉन इन अ सिंगल अनकम्बाइंड फॉर्म ऑफ एलिमेंट। मतलब जिसके अंदर p इलेक्ट्रॉन वो पेयर्ड फॉर्म में ना हो। बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, देखें कार्बन की। तो देखें बच्चे कार्बन 1s2 2s2 और बच्चे इसके 2px के अंदर कितने आएंगे, 1, और 2py के अंदर भी कितने आएंगे, 1 आएंगे। नेक्स्ट ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो बच्चे 1s2 2s2 इसके 2px के अंदर बच्चे 2 आएंगे, और py के अंदर भी 1 आएगा, और pz के अंदर भी 1 आएगा। 8 पूरे हो जाएंगे। नियोन की बात करें तो बच्चे इसके तो वैसे फील होंगे 1s2 2s2 और 2p6, ये इसके 10 पूरे हो जाएंगे। मैग्नीशियम की बात करेंगे तो इधर ही 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। अब हमसे क्वेश्चन बच्चे क्या पूछेंगे, देखिए मतलब जो मैग्नीशियम है इसके अंदर भी सारे के सारे पेयर्ड हैं। नियोन के अंदर भी क्या हैं, पेयर्ड हैं। ठीक है। अब जो ऑक्सीजन है इसके पास बच्चे 2 अनपेयर्ड हैं लेकिन 1 पेयर्ड मौजूद है। अब हमसे क्या पूछा गया था कि हमने उनमें से कौन सा बताना है कि जिसके पास p के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड ना हो। तो ऑप्शन बच्चे क्या आएगा, कार्बन, क्योंकि कार्बन के अंदर जो p है ना वो दोनों हाफ फील्ड हैं, उसमें कोई पेयर्ड मौजूद नहीं है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इफ़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन एन एटम इज इक्वल टू 4, मीन एन की वैल्यू कितनी आ गई है बच्चे, वो 4 आ गई है। हाउ मैनी वैल्यूज़ ऑफ एंगुलर क्वांटम नंबर आर पॉसिबल। अब बच्चे एंगुलर क्वांटम नंबर हम किसे बोलते हैं, देखें बच्चे जो हमारे पास होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसका अदर नेम हमारे पास क्या होता है, उसको हम एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। तो अगर n की वैल्यू 4 हो तो हमने l की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चे फार्मूला क्या होता है, n-1। तो मतलब हमारे पास l की वैल्यू कितनी आएगी, 0 1 2 एंड 3। टोटल वैल्यू कितनी आ जाएंगी वो बच्चे, वो 4 आएंगी। वैसे भी आपको बताया था कि जो शेल नंबर जो शेल नंबर होगा उसमें इतने ही सब शेल होंगे, क्योंकि जो शेल है वो 4th है, तो सब शेल भी कितने होंगे बच्चे, वो 4 होंगे। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इसकी वैल्यू वैसे क्या आएंगे, 0 1 2 और 3। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन डिपेंड्स अपॉन, बच्चे अब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो चार्ज टू मास रेशियो वो किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द गैस। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।
विच द फॉलोइंग फार्मूला ऑफ क्वांटम नंबर हेल्प्स अस टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। बच्चे बार बार हम पढ़ चुके हैं बच्चे, फार्मूला क्या होता है 2n², अगर हमने शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना हो। बच्चे ये फार्मूला कब यूज़ होता है, अगर हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना हो सब शेल के अंदर SPDF के अंदर। और 2l+1 हम कब बच्चे यूज़ करते हैं, अगर हमने नंबर ऑफ ऑर्बिटल को फाइंड करना हो इन आ सब शेल। अब हमसे शेल का पूछा गया तो फार्मूला क्या बनेगा 2n²। It is possible for two electrons residing in the same orbital of a poly electron atom to have the same values for 4 quantum number. This is according तो बच्चे किसकी स्टेटमेंट है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज़ मैक्सिमम, बच्चे मैं आपको बताया था कि जिसका मैस सबसे कम होगा तो उसकी चार्ज टू मैस रेशो सबसे ज़्यादा होगी। चूँकि हाइड्रोजन का मैस सबसे कम है तो इसकी चार्ज टू मैस रेशो सबसे ज़्यादा होगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। वैन L इज इक्वल टू 3 द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल, बच्चे फार्मूला लगा रहे थे, क्या फार्मूला था 2l+1। ये फार्मूला किसके लिए, एक सब शेल के अंदर ऑर्बिटल फाइंड करने का। तो 2 इंटू एल की वैल्यू कितनी आ गई है 3+1, 3 2 6, 6+1 आंसर कितना आ जाएगा 7। और एक्चुअली एफ ऑर्बिटल की बात, एफ सब शेल की बात हो रही है। एफ सब शेल के अंदर ऑर्बिटल बच्चे कितने होते हैं, वो 7 होते हैं। एन एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द पी सब शेल विल हैव द एटॉमिक नंबर। बच्चे अगेन हमने ये बताना है कि पी वाले अनपेयर्ड मैक्सिमम कितने हैं। तो बच्चे पहला एटॉमिक नंबर 10 नियोन का वैसे ही कम्प्लीटली फील्ड होता है। नेक्स्ट आ जाए बच्चे हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना लिखा हुआ है 15। तो बच्चे 15 किसका होता है, नाइट्रोजन का। हम बार बार उसकी पढ़ चुके हैं बच्चे, उसके अंदर पी जो हैं वो 2 हाफ फील्ड होते हैं। नेक्स्ट बात करें 12 बच्चे मैग्नीशियम का होता है, तो मैग्नीशियम का जो पी होते हैं वो सारे के सारे फील्ड होते हैं। नेक्स्ट बच्चे बात करें 16, तो ये हमारे पास किसका होता है, ये हमारे पास बच्चे सल्फ़र का होता है। सल्फ़र की कर लेते हैं बच्चे 1s2 2s2 2p6 3s2, बच्चे कितने हो गए हमारे पास 6 + 2 8 10 और 12, और साथ में बच्चे कर देंगे 3p4। अब 3p4 के अंदर क्या आएंगे कि px के अंदर 1 आएगा, py के px के अंदर 2 आएंगे, py के अंदर 1 आएगा और pz के अंदर क्या आएंगे 1। मीन जो हमारे पास है ना बच्चे 16 सल्फ़र, उसके अंदर अनपेयर्ड कितने हैं 2 हैं। मैग्नीशियम में कोई अनपेयर्ड नहीं है। नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रोजन के अंदर बच्चे 3 आएंगे, 3 आएंगे 1s2 2s2 और नेक्स्ट हमारे बच्चे फिर हम नाइट्रोजन बार बार बोल रहे हैं, ये जो नाइट्रोजन का नहीं है, ये हमारे पास फास्फोरस की है, फास्फोरस की 1s2 2s2 2p6 3s2 6 8 10 12 और 3 15 करने हैं तो बच्चे 3p3। मीन इसके पी एक्स के अंदर भी एक होगा, पी वाई के अंदर भी एक होगा और पी जी के अंदर। और जो फास्फोरस की बात हो रही है फास्फोरस की, तो फास्फोरस के अंदर बच्चे हाफ फील्ड अनपेयर्ड पी कितने होते हैं बच्चे, वो 3 होते हैं। तो मैक्सिमम चूँकि ये 3 है तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा 15। क्वांटम नंबर हैव ऑल ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन एक्सेप्ट यूज टू डिटरमाइन द आयोनाइजेशन एनर्जी, यूज टू डिटरमाइन द बच्चे उससे पीरियड नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। जो उसका शेल नंबर होगा उतने वो पीरियड उसी पीरियड से बिलोंग करेगा। उसकी वैलेंसी भी फाइंड कर सकते हैं, उसका ग्रुप जितने उसके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका ग्रुप नंबर होगा। लेकिन इसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी को फाइंड नहीं कर सकते और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी सब चीज़ें हम क्वांटम नंबर से फाइंड कर सकते हैं। विच द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर हैव मैक्सिमम पेनिट्रेशन इफेक्ट टुवर्ड, बच्चे पेनिट्रेशन मीन बोलते हैं क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस। तो एस पी डी एफ की बात करें तो सबसे न्यूक्लियस के नज़दीक बच्चे कौन होता है एस, उससे कम पी, उससे कम डी और उससे कम एफ। तो फिर सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर किसकी होगी, एस की होगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। In 1836, Goldstein experimentally observed that in the gas discharge tube, not only cathode rays are produced, but another type of rays are also produced, which are called positive rays. They are produced. बच्चे जो कैथोड रेज होती हैं ये एनोड से नहीं पैदा होती, बल्कि ये उस वक्त पैदा होती हैं जब कैथोड रेज जो होते हैं वो गैस के मॉलिक्यूल का स्ट्राइक करते हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं बच्चे, वो निकाल देते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाती हैं, पॉजिटिव रेज आर कैनाल रेज। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।